दोस्तों मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो की क्वालिटी बस बढ़ा लीजिए, 720 की क्वालिटी कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, लेकिन आप कम क्वालिटी में देखते हैं तो वीडियो अच्छा दिखता नहीं, जिससे वीडियो आप छोड़ के चले जाते हैं। आप वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इससे आपको वीडियो अच्छा लगे। क्योंकि ये जो वीडियो में मैं पीडीएफ यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें बहुत छोटा रहता है क्योंकि ये आयोग द्वारा प्राप्त की हुई देखिए आयोग द्वारा दी गई पीडीएफ है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब मैं इसे ज़ूम करता हूँ, ये थोड़ा आप कम क्वालिटी में देखते हैं तो इसे थोड़ा फटा-फटा सा दिखाई देता होगा, जिससे आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा। तो बस मेरा एक ही निवेदन है, आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम एनटीपीसी लेवल 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेवल 3 और 9 बजे पेपर हुआ था। ये कुआंवाला में मेरा ही पेपर है। तो इस पेपर के हमने 36 प्रश्नों को इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। बाकी हम 36 प्रश्न से आगे यानी 37वें नंबर से आज हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा मैं ग्रुप डी के भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल के डाल दिए हैं और लेवल 2 का भी एनटीपीसी का भी पेपर डाल दिया है। कई मैंने जीएस के प्रश्न जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा साइंस जीके ट्रिक्स नाम से भी कई वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियो डाले हैं, उनको भी जाकर आप देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे हम लोग चलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 37 पे हम चलते हैं सीधे। देखिए हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 37 पर। देखिए प्रश्न नंबर 37 को जूम कर दिया है मैंने। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। देखिए और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपये खर्च करते हैं, तो बी और ए की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इनकी आय का अनुपात दे रखा है और ये बचत का अनुपात दे रखा है 2 और 3, और यहाँ खर्च कितने करते हैं वो रुपए में दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी। आय के लिखते हैं आई, आई का मतलब इनकम। तो ए की इनकम कितनी है 5 और बी की कितनी है 7। आगे क्या कहा है कि इनकी बचत, बचत मतलब सेविंग ऐसे लिख लेते हैं। तो ए की बचत कितनी है 2 और बी की बचत कितनी है 3। अब इनके खर्च, खर्च कितने, ए का कितना है 35,400 और बी का खर्च कितना है 48,600। तो देखिए बचत क्या होगी, जितना खर्च जितना कमाएगा आदमी, उसमें से अगर सेविंग घटा दें तो हमारा खर्च निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं ए की इनकम है 5x और बी की इनकम है 7x, ठीक। अब इसी तरह ए की बचत हम मान लेते हैं 2y और बी की बचत है 3y। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस बचत कितनी है 2y, ठीक। कितना रुपए खर्च करता है 35,400। इस तरह यानी पहली समीकरण ये बन गई। दूसरी क्या दे रखी है, बी के लिए बनाएंगे, ए के लिए हो गया। बी की आय कितनी है 7x और बी का बचत कितनी है 3y, और तो खर्चा कितना करता है 48,600, यानी इस प्रश्न का ये दूसरी समीकरण। अब देखिए हमको निकालना क्या है, उनकी आय का अंतर। आय देखिए ए की कितनी है 5x, बी की कितनी है 7x, यानी 7x में से 5x घटा दें हमको, यानी 2x का मान चाहिए, बाकी हमको कुछ चाहिए नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके हम बाई काट देंगे, और समीकरण अगर इनमें से, अब देखिए कटेंगे कैसे, इसमें 2y है इसमें 3y, तो कटेगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, इन समीकरण की दोनों तरफ बाई बराबर कर लेंगे। बाई बराबर यानी इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें पूरे में, और इसमें 2 से गुणा कर दें और घटा दें, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 14x और यहाँ पे हो जाएगा 15x, क्योंकि 3 से गुणा होगी तो यहाँ 15x, यहाँ पे 2 से गुणा होगी पूरे समीकरण में तो यहाँ 14x। तो यहाँ क्या बचेगा केवल x, ठीक है। यहाँ बचेगा केवल x, और इधर क्या बचेगा, सॉरी नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है,
इधर देखिए यहाँ पे 6y बन जाएगी क्योंकि 3 से गुणा होगी, यहाँ भी 6y बन जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से गुणा होगी, ये कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1,00,000, इनको गुणा करेंगे आप 3 से तो आ जाएगा 1,00,000, 1,06,200 इनका मान और इनका आ जाएगा 97,200। तो अगर इनका घटाएँगे तो आ जाएगा x का मान 9,000, ठीक? आप करके देख लीजिए, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, गुणा कोई कठिन नहीं होती है। तो इनका x का मान कितना आ गया 9,000, लेकिन हमको क्या चाहिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 7x में से 5x घटाएँगे तो क्या आएगा अंतर, 2x, यानी हमको 2 से और गुणा करनी पड़ेगी। 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2x का मान आ जाएगा 18,000। 18,000 ही हमारा ऑप्शन है, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या कहा गया है, दो कंबलों के विक्रय मूल्य समान हैं। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50%, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पहला वाला जो कम्बल है उसे 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन दूसरे वाले को कम लाभ पर बेचा जा रहा होगा क्योंकि तभी तो दोनों को मिलाकर 50% का लाभ हो रहा है। अब देखिए दोनों कम्बलों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे कहा गया ना विक्रय मूल्य दोनों का समान है, लेकिन क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग होगा। अब देखिए जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसा हम रखते हैं। पहले कंबल का क्रय मूल्य मान लेते हैं CP1 और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो SP मानेंगे सिर्फ, तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य है CP2, ठीक? तो पहले वाले कम, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ना 66 सही 2/3%, इसी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखिए 66 सही 2/3% की वैल्यू एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो 3 चक्का 18, 3 चक्का 18 19 और इन दो में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200/3, परसेंटेज का मान होता है 1/100, ठीक? 0 से 0 कट गया, बचा कितना 2/3, यानी 66 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू होती है 2/3, ठीक? अब इसे हटा दें, 2/3 हम लिख लेते हैं, यहाँ से इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखिए 66 सही 2/3 की वैल्यू हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यानी 66 सही 2/3 की वैल्यू हो गई, 2/3 परसेंटेज की वैल्यू हो गई 2/3 सिर्फ। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ 3 रुपए का कंबल है पहला वाला और 2 रुपए का लाभ लेकर वो क्रय 3 रुपए है, उस पर 66 सहित 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी वो 2 रुपए लाभ ले रहा है, यानी 3 रुपए पर 66 सहित 2/3% लाभ कितना होगा 2 रुपए, यानी 3 रुपए का कम्बल 2 रुपए लाभ लेकर 5 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया पहले वाले कम्बल का 5x। क्रय मूल्य कितना होगा, ये नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, ये है लाभ। अगर यहाँ हानि कह देता तो हम इनको घटा के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक? लाभ कह रहा तो जोड़ के लिखेंगे। तो पहले वाले कम्बल का क्रय मूल्य कितना होगा 3x, ठीक? क्रय मूल्य मान लेते हैं इसका 3x है और वो 5x में बेचा जाता है। दूसरे वाले कंबल का भी विक्रय मूल्य समान रहेगा क्योंकि कह दिया दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इसका भी विक्रय मूल्य हो गया समान, ठीक? अब दूसरे वाले कंबल का क्रय मूल्य कितना है, उसने कहा उसके दूसरे वाले कंबल की बात यहाँ से देखिए, दूसरे वाले कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम। दूसरे वाले कंबल का विक्रय मूल्य कितना 5x, अब इसमें से 5x यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 400, दूसरे वाले का क्रय मूल्य हो गया। उसने यही ना कहा है कि दूसरे वाले कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ 3x और 5x माइनस 400, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, दोनों को जोड़ लीजिए हो गया 8x माइनस 400, ठीक? टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ 10x। अब देखिए यहाँ पे यानी हमारा कुल सामान कितने रुपए का है 8x माइनस 400 का, और हम बेच रहे हैं उसे 10x में, ठीक? अब ये जो 10x है वो इसका 50% ज्यादा है, यानी ये 50% ज्यादा है, यानी इसकी वैल्यू जो है हमको कहा है ना, ये देखिए 50% का लाभ हुआ है, यानी इस पर लाभ हुआ है, किस पर, ये जो हमेशा लाभ का होता है क्रय मूल्य पर, कितना लाभ हुआ 150%,
यानी इसका हमको 150% के बराबर है ये 10x। ठीक, 150% का मान होता है 3/2, क्योंकि 150% का 3/2 दिखाते हैं। 150% का मतलब नीचे आएगा 100, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 3/2। ठीक, तो यानी 150% का मतलब 3/2, यानी इसका 150% किसके बराबर है, 10x के। अब इन दो की गुणा इधर कर दीजिए, 3 की गुणा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 24x। यहाँ पे जगह नहीं आ पा रही है, 24x माइनस 3 की 4 में गुणा होगी तो 1200, 1200 बराबर इन दो की इधर गुणा हो जाएगी तो 2 ढाई के 20x। अब देखिए 20, इधर 24x बचा, इधर 20x। अब 20x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ बचेगा 4x। इधर कर लेते हैं इसको, तो आएगा यहाँ से, दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 1200। ठीक, 1200 यानी x का मान आ गया 300, 300। अब देखिए x का मान हमने 300 निकाल लिया। अब इससे देखिए हमारा पूछा क्या गया है कि दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य अलग अलग पूछा गया, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य। प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य हमने क्या माना है 5x, x का मान आएगा 300। प्रत्येक कम, तो x का मान यहाँ 300 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 1500, यानी प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1500। वही ऑप्शन में दे रखा है, चौथा वाला। ठीक, तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। देखिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। एज ऑफ अप्रैल 2022 इंडिया इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, इसका मेंबर नहीं था, कब तक, 2022 तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है। बजट अधिशेष का अर्थ है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जिसे ओजोन के अपक्षय दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तब तीसरा ऑप्शन सही है। ये देखिए इन्वायरमेंट का प्रश्न है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। हमारा मेन फोकस रीजनिंग और मैथ पर है, क्योंकि उसी में हम ट्रिक बता सकते हैं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबद्ध एवं असंबद्ध क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ये करंट का प्रश्न है, याद करना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि करंट के प्रश्न बदलते रहते हैं। देखिए इसको करते हैं। 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक अलग अलग फिल्म देख रहे थे। ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद फिल्म पूरी की। अब जैसे जैसे कह रहा है हम बनाते हैं। ठीक, ए किन से पहले, डी से पहले, किंतु एफ के बाद, तो एफ को इधर कर देते हैं। ई ने बी से पहले किंतु डी के बाद, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ई ने बी से पहले किंतु डी के बाद, तो डी के बाद कौन है, ई। ई ने बी से पहले, यानी बी से पहले, यानी बी से पहले। ठीक, ऐसे किंतु डी के बाद, डी के बाद हो गया ई, और बी से पहले हो गया। एफ ने सी के बाद, एफ ने सी के बाद। ठीक, ऐसे किंतु ए से पहले, एफ ने ए से देखो पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्तियों की बात होगी, 6 हो गया। सी एफ देखिए ये वाला बन गया। ठीक, इस तरह हम प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जब देखिए इन कभी भी सीरीज रहे, क्या करना, हमको हमेशा अंतर निकालना है। अंतर पहले देखिए 18 में से 27 घटाएंगे तो 9 का अंतर, इनके बीच 7 का अंतर, इनके बीच 5 का अंतर,
अब इनके बीच 3 का अंतर, तो इनके बीच क्या आएगा, 1 का अंतर आएगा, यानी 42 है 1 43। ठीक, 43 मतलब पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है और वाई अकेले से इस कार्य को 39 दिन में करता है। एक्स ने कितने दिन तक कार्य किया? तो देखिए क्या करेंगे, एक्स कितने दिन में करता है, 45 दिन में, वाई 60 दिन में। टोटल कार्य कितना है, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी। ठीक, अब ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल सकते हो, 45 कामा 60 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 नेम 45 और 5 बारह 60, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 3 45, चौका 180, तो इनका एलसीएम आ गया 180। अब नीचे जगह करने के लिए इसे मिटा देते हैं इसको। देखिए ये क्या रहता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कुल कार्य। अब हम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं दोनों की। इफिशियंसी का मतलब ये कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो 45 कि इसके जो 45 दिन में कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 45 से 180 में भाग करेंगे तो 4 का बार लगेगा, 60 से 180 में भाग करेंगे तो 3 का बार लगेगा। कहने का मतलब ये, एक्स एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और वाई एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। ठीक, अब कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, पता नहीं कितने दिन तक कार्य किया, कह रहा है कि कुछ दिन तक कार्य किया, उसके बाद बाई ने अकेले कार्य किया, वो कितने दिन में निपटाया, 39 दिन में। तो पहले दोनों ने मिलकर किया तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 7। मान लेते हैं उन्होंने डी दिन तक कार्य किया। ठीक, प्लस अब क्या बचा, अकेले बाई बचा, एक्स ने छोड़ दिया, एक्स बाई की क्षमता कितनी है, 3। कितने दिन तक कार्य किया, 39 दिन तक। कुल कार्य कितना, 180। कुल कार्य तो हो ही गया ना, 180। अब देखिए 3 की 39 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 117, यानी 7D बराबर 180 माइनस 117। अब 117 घटाएंगे 180 में से तो बचेगा यहाँ पे 63, और डी का मान निकालेंगे तो ये 7 उस तरफ भेज देंगे, तो हो गया 9, 7 में 63, यानी डी का मान आ गया 9। तो यानी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 9 दिन तक, हमने यही माना था ना, तो यहाँ पे 9 दिन आ गया आंसर। यही हमने माना था ना कि दोनों ने मिलकर डी दिन तक कार्य किया। दोनों की क्षमता कितनी है, 7। 4 3 7 जोड़ लिए, दोनों ने मिलकर किया, दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। बाद में अकेले भाई ने किया तो अकेले भाई को हमने 3 के साथ लिखा। ठीक, 39 दिन तक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40। भारत की संसद में शामिल होते हैं, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47 में क्या पूछा गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बी पी सी बराबर 128 डिग्री तो कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए, देखिए ए पूछा गया तो ए को अलग रख लिया, ए अब बन जाए बी, यहाँ पे सी। क्या कहा गया, इनके समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक ये, इसका समद्विभाजक ये। कहाँ पे मिल रहे हैं ये दोनों, ये मिल रहे हैं दोनों यहाँ पे। ठीक, ये बिंदु कौन सा है, पी। ये वाला मान दे रखा है 128। अब देखिए पूछा क्या गया है, कोण ये वाला क्या है, ये वाला। ठीक, तो देखिए ये 128 है ना, ये इसको सूत्र होता है कि कोण बी पी सी, बी पी सी बराबर 90 प्लस 1/2 कोण ए। ठीक, इसमें हम मान रख लेंगे, पीपीसी का मान कितना है, 128 बराबर 90 प्लस 101/2 गुणा 2 काम कोण ए। ठीक, अब 90 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 38, और इन दो को इस तरफ लाएंगे 200 हो जाएगा, गुणा बराबर ए। ए का मान 38 दूनी 76, यानी इस प्रश्न का 76 डिग्री चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। एक श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद दे रखे हैं, इस श्रेणी का छठवां पद पूछा गया है। चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद देखिए एक आए कैसे हैं। इसे समांतर श्रेणी मत बैठ समझ लेना, वरना सवाल हल होगा नहीं। ऐसे ही करना जैसे दे रखा है, 4 तियां 12 तियां 36, 36 तियां 108, 108 तियां 324।
अब 324 कौन सा पद है? 5वां, हमको छठा चाहिए, तो इसके तियां करेंगे, 324 तीन तियां 9 और 24 तियां 72 यानी 972, यानी इस तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। प्रश्न नंबर 49 में क्या पूछा गया है? व्यापक फसल बीमा योजना CCIS 1985 से, यहाँ पे खाली जगह में भरना है, प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो क्या ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता। तो इसका ये योजना वाला प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, कोई खास ज्यादा जरूरी भी नहीं क्योंकि प्रश्न बदलते रहते हैं, लेकिन ये 1985 वाला है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। हमारा मेन फोकस मैथ और रीजनिंग पर है क्योंकि जीएस में हम कोई ट्रिक बता नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हम सिर्फ प्रश्न दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक, प्रश्न नंबर 50 में क्या कहा गया है? 6 सहकर्मी चांद चांद चांदनी निधि विक्रम और अजय एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, कितने? 5। तो 5 उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ऐसे कर दीजिए, 5 हो गए, 5 यहाँ पे हो गया, 5 5 का मुख ऊपर की ओर कर दिया हमने। निधि और चांदनी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, ठीक, विक्रम पंक्ति के ठीक मध्य में, तो विक्रम को यहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक, और ये निधि और चांदनी सिरों पर बैठे हैं, अभी पता नहीं किधर कौन बैठा है, बाद में बैठाएंगे। समान अक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तो समान नाम वाले दो ही है, देखिए चांद और चांदनी, तो ये पास में बैठेंगे नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, चांदनी को यहाँ पे बिठा लेते हैं एक बार। उसने कहा है ना कि चांदनी और निधि पंक्ति के सिरों पर है, तो चांदनी इधर बैठा लिया और निधि इधर बैठा लिया। ठीक, सिरों पर बैठा दिए दोनों, विक्रम बीच में बैठा दिया। अब देखिए समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम कोई भी व्यक्ति दूसरे के ठीक बगल में नहीं, अजय विक्रम के बाईं ओर, तो यहाँ पर ये अजय आ गया, ये वाला यहाँ पे वाला कलर चेंज कर दो, ये वाला हो गया अजय। ठीक, ये इसमें अजय हो गया। अब देखिए 4 नाम तो आ ही गए, चांदनी, निधि, अजय और विक्रम। बचा कौन? 5वां जो बचा उसे लिख दीजिए, कौन बचा? चांद, तो यहाँ पे चांद रख दीजिए। अब क्या पूछा गया है? अ, दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दाएं सिरे पे देखिए निधि बैठी है। आप अगर गलती कर भी देते से निधि आप यहाँ पे बैठा देते, ठीक, चांदनी आप यहाँ पे बैठा देते, तब भी नहीं सवाल बनता, क्योंकि उसने कहा अगर यहाँ पे आप चांदनी बैठा देते तो फिर यहाँ पे चांद नहीं बैठा पाते, इसलिए एक्सचेंज करना ही पड़ता है। अगर गलती से आपसे चांद निधि इधर बैठा दो, आप चांदनी इधर बैठा दो, तो आप यहाँ बार जब लाइन पढ़ेंगे, समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तो यहाँ पे आप चांद बैठा नहीं पाएंगे। चांद बैठा नहीं पाएंगे तो मजबूरी में फिर चांदनी इधर करनी पड़ेगी, निधि इधर करनी पड़ेगी। फिलहाल पहली बार में बन गया, अगर दूसरी बार, अगर पहली बार में नहीं बनता तब हम इधर चांदनी कर, इधर निधि करते, इधर चांदनी करते। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, बैरोमीटर। नंबर 52, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। ठीक, करंट का प्रश्न है, याद रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 53, दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इन्नू 5 मित्र हैं। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इसमें। दीपू, सोनू, गुड्डू, इन्नू 5 मित्र हैं। इन्नू टिंकू से लंबा है, इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में आता है। गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है। सोनू टिंकू से लंबा है लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं। सबसे छोटे से सबसे लंबे के अनुसार क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन दूसरे स्थान पर आएगा? तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे, थोड़ा जूम करें, पढ़ना आसान हो जाए। अब पढ़ते हैं, देखिए, दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इन्नू 5 मित्र हैं। अब देखिए इन्नू टिंकू से लंबा है, तो यहाँ पे लिखिए इन्नू
लंबा किससे? टिंकू से। तो यहाँ पे टिंकू लिखा। इन सभी में टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में, तो यानी इसके अ, आगे 2 आएँगे और इसके पीछे 2 आएँगे। ऐसे बना लिए, ठीक। अब क्या है, इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में आता है, गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा। तो यहाँ पर तो गुड्डू आना ही है सबसे लास्ट में। सोनू टिंकू से लंबा है, तो यहाँ पर देखिए ये तो इन्नू हो गया, सोनू यहाँ पे आएगा फिर। तो सोनू टिंकू से लंबा तो इन्नू से भी लंबा होगा। सोनू टिंकू से लंबा है लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं। इसका मतलब सोनू टिंकू से लंबा है लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर जो हमने लिया है सोनू, सोनू यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इन्नू तो लंबा है ही। सॉरी, इन्नू तो यहाँ पे हम लेंगे इन्नू और यहाँ पर हम लेंगे सोनू, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे सोनू, यहाँ पे मिटा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सोनू हमारा, यहाँ पे आ जाएगा सोनू, क्योंकि उसने कह दिया ना सोनू सबसे लंबा नहीं, सोनू टिंकू से लंबा है। देखो सोनू यहाँ पे टिंकू से लंबा हो गया। और क्या कहा गया था हमने पहले का, इन्नू टिंकू से लंबा। देखिए यहाँ पे भी इन्नू टिंकू से लंबा हो गया। अगर इधर सोनू कर दे तो फिर सोनू सबसे लंबा हो जाता, लेकिन उसने कहा कि सोनू सबसे लंबा है नहीं, सोनू को यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखिए कौन बचा, 4 रख गए, बच्चा कौन? टिंकू, गुड्डू, इन्नू, दीपू। अब दीपू को हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सबसे, उसने क्या कहा, छोटे से लंबे के अनुसार इधर से यानी लेना है। इनमें से कौन दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है? दीपू। यानी इस तरह दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 55 में क्या पूछा गया है। अ, खाली जगह में भरना है। द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है। तो संस्कृत किस, नागानंद नाटक किसका है? हर्ष का है। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी देखिए इसमें आगे लिखा है, जिसमें नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। किसमें? नागानंद में। नागानंद को किसने रचा है? किसने लिखा है? हर्ष ने। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 56 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई? तो ये दुबई की सरकार है। ये करंट का प्रश्न है, यहाँ ध्यान नहीं देना है, बदलते रहते हैं प्रश्न। सिर्फ हमको मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना, बाकी जीएस जो स्टेटिक है उस पर ध्यान देना है। करंट के प्रश्नों पर कोई ज्यादा ध्यान देना है नहीं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अ, छा मित्र, सॉरी यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। छह मित्र ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति हैं। ए बी सी और एफ पुरुष हैं, अन्य 2 महिलाएं हैं। ए की लंबाई 5.2 फीट, बी की लंबाई 5.7 फीट, सी की लंबाई 5.9 फीट है, डी की लंबाई 5.4 फीट है, ई की लंबाई 6 फीट है और एफ की लंबाई 6.1 फीट है। इन सभी में से ए बी सी और ई को चीनी पसंद है। किसको? ए बी सी और ई को चीनी पसंद है तथा डी और एफ को नमक पसंद है। 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले केवल काले वस्त्र पहनते हैं और अन्य व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनमें से किस पुरुष को चीनी पसंद है जो काले वस्त्र नहीं पहनता है? तो देखिए काले वस्त्र, यहाँ पे लिखा डी और एफ को नमक पसंद है। बच्चे कौन? ए बी सी ई। पूछा क्या? चीनी पसंद, तो डी और ई तो कट गया। अब देखिए ऑप्शन में ए बी सी ई में से देखिए कौन कट गया? डी और एफ तो कट गया, तो डी तो है ही नहीं। अब बच्चा कौन? ए बी सी, इन 3 में से कोई सा लेंगे। अब क्या कहा गया है, 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति काले वस्त्र पहनते हैं। तो काले वस्त्र नहीं पहनता वो ढूंढना है। अब यहाँ पे पढ़िए, 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति काले वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए सी की लंबाई क्या है? 5.9 फीट। तो यानी हमको क्या लेना है? जो काले वस्त्र नहीं पहनता है। तो सी तो काले वस्त्र पहनता होगा, तो सी कट जाएगा यहाँ से। अब क्या बचा? फिर देखिए 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाला व्यक्ति, बचा कौन? बी। बी की लंबाई देखिए 5.7 फीट, तो बी भी कट गया, बचा कौन? सिर्फ ए।
तो यानी इस तरह इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफी आसान है। आप इसे सही से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर पाएंगे। इसका दूसरा ऑप्शन लगा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 पर। प्रश्न नंबर 58 क्या है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो इसका हीलियम है। रसायन विज्ञान का प्रश्न है, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 59, 59 में क्या कहा गया है, इनमें से किसे स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका मीराबाई चानू। करंट का प्रश्न है, याद रखना कोई जरूरी नहीं। एक प्रश्न और उसके बाद 3 कथन 1 2 3 दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो देखिए, पी का सी से क्या संबंध है ये बताना है। क्या कहा गया, एच एस और पी का इकलौता भाई, यानी देखिए बनाते हैं। हमने कहा जो पुरुष होते हैं उनको प्लस से लिखेंगे और जो महिलाएं होंगी उनको माइनस से। कैसे, एच प्लस है, एच भाई है एस और पी का, तो एच प्लस हो गया एस और पी का इकलौता भाई, यानी एस और पी दोनों लड़कियां होंगी। पी एल की पत्नी, पी पत्नी एल की, पत्नी रहे तो डबल सिन, इसकी एल की तो एल प्लस रहेगा क्योंकि एल की पत्नी है पी, तो एल पुरुष हो जाएगा। जो डी का दामाद, कौन, एल, एल डी का दामाद, तो यानी डी से इसे नीचे लाएंगे। ठीक, जो दामाद है वो नीचे रहेगा। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हैं। डी का दामाद है, डी कौन है पता नहीं, डी एस की माँ, डी इसकी माँ है यानी डी माइनस में रहेगी, महिला है, एस की माँ। और टी सी का दामाद, टी सी का दामाद। अब देखिए टी और सी की तो बात ही नहीं कही गई है, डी एस की माँ। अब देखिए टी टी सी का दामाद, टी सी का कोई मतलब ही नहीं है, टी सी की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह देखिए ये सवाल बन ही नहीं पा रहा है। अब पूछा क्या, पी और सी से क्या संबंध है? देखिए पी तो आ गया इसमें, लेकिन सी का मतलब ही नहीं, सी किस कहाँ बैठा है, कोई बैठाने की जगह है नहीं। तो इस तरह इस क्या पूछा गया कि प्रश्न में जो कथन दिए गए हैं वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं? तो देखिए नहीं है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना तीनों मिलाकर। ठीक, यही इसमें कहा गया है। नीचे देखिए क्या लिखा है, कथनों 1 2 और 3 दिए गए आंकड़े एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो देखिए चित्र बना नहीं तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61। 61 में क्या कहा गया है, सॉरी यहाँ पे लेना चाहिए। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना एनएससीएस की सहायता से, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। आप इसे याद कर लीजिए, थोड़ा जीएस का स्टैटिक प्रश्न जैसा है। तो देखिए आगे क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्ग 480, उनका महत्तम समापवर्ग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं मान लेते एक तीन, तीन एक्स तीन ए है, दूसरी चार ए है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके मासा गुणा लासा के बराबर। तो लासा दे रखा है 480, अब इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, हमको क्या चाहिए, महत्तम समापवर्ग, महत्तम समापवर्ग मतलब ए, हमको ए का मान निकालना है। ए कैसे, ए कट गया और बच्चा क्या, 3 से 16 3 48 160 बचेगा, और 4 से यहाँ पे 40, यानी ए का मान आ गया 40। तो ये आ गया इसका आंसर चौथा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा दो संख्याएं मान लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणा लासा के बराबर होता है। दो संख्याएं 3x मान ली हमने, 4x मान ली, हम x नहीं मानेंगे, ए मान लेते हैं, थोड़ा ए अच्छा लगेगा क्योंकि x लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो 4a बराबर मासा, मासा क्या है, ये दो संख्या अगर ये रहे तो इनका मासा क्या है, जो दोनों में कॉमन रहे, दोनों कॉमन क्या है, ए, मासा गुणा लासा क्या दे रखा 480। अब काट दीजिए, इसे कट जाएगा, इस वाली ए का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से छत्तियाँ 12 चौका 48 हो जाएगा, 40 बचेगा सिर्फ, तो ए का मान आ जाएगा 40। ठीक, इस तरह इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272/268 ईसा पूर्व के समय के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? इसका अशोक ने करवाए थे, दूसरा ऑप्शन सही है।
अब देखिए यहाँ पे अ, एक सॉरी 100 रुपए के नोट की माप 15 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऐसे ही 125 नोटों के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर माप वाले एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 नोटों के 100 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी जगह खाली कसकर पैक किया जाए। तब क्या करना है? देखिए नोटों का आयतन करना है, किसके बराबर कर देना है? इस बॉक्स के आयतन के बराबर। तो नोटों का आयतन कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? नोट की लंबाई 15, चौड़ाई कितनी है? 8। मोटाई कितनी है? मोटाई नहीं पता क्योंकि जब घन का देखिए यहाँ पे घन है ये 48, 36, 30 तो यहाँ पे भी हमको घन बनाना पड़ेगा। तो घन के लिए क्या होना चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। मोटाई नहीं पता है एक नोट की, लेकिन यहाँ पर 125 नोटों की मोटाई पता है 2 सेंटीमीटर। तो एक नोट की मोटाई कितनी होगी? 2/125। ठीक, एक नोट की मोटाई हो गई। अब कितने नोट लगेंगे पता नहीं तो उसको एन लगा लेते हैं। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? 48 गुणा 36 गुणा 30 यानी इतने नोट हो, कितने एन नोट हो तो इनका आयतन इनके आयतन के बराबर रहेगा। ठीक, क्योंकि ये वाले नोट इसमें भरे जाने हैं। ठीक, तब हम इसको हल कर लेते हैं, एन का मान निकाल लें, नोटों की संख्या निकल जाएगी। पूछा क्या गया है? नोटों की वैल्यू। जो भी नोटों की संख्या निकलेगी उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 100 रुपए के नोट है। ठीक, तो काट लेते हैं। देखिए 8 छंग 48 और बच्चा क्या? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6 है तो यहाँ पे 6 कट गए। अब क्या बच्चा? सिर्फ 25 और उधर एन का मान आ जाएगा 36 गुणा 30 गुणा ये वाले 25 साइड चले जाएंगे, तब एन का मान आ जाएगा। इनकी आप गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 27,000। यानी उस बॉक्स में 27,000 नोट आ जाएंगे जिनकी नोटों की लंबाई क्या है? एक नोट की 15, चौड़ाई 8 और मोटाई कितनी है? 2/125। सवाल ने दे रखा है क्योंकि 125 नोटों की मोटाई 2 सेंटीमीटर तो एक नोट की मोटाई कितनी होगी? 2/125। ठीक, तो यहाँ से हमने नोटों की संख्या निकाल ली 27,000। 27,000 नोट आएंगे। अब मूल्य की बात कर रहा है क्योंकि एक नोट 100 रुपए का है तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे 27,000 में तो ये हो जाएगा 27 लाख। ठीक, तो यानी उस बॉक्स में 27 लाख रुपए आ जाएंगे। इस तरह इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 पर। प्रश्न नंबर 65 में कहा गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे गुणा करते हैं इनको, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 गुणा ऐसे 5 एकम 5 4 9/5। अब देखिए यहाँ भाग है ना, इसको हम गुणा में बदल देंगे और इनको 3/5 को 5/3 कर दिया। अब इनको गुणा में बदलेंगे तो ये वाले उल्टे हो जाएंगे, 3/5 का 5/3। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, गुणा 3/8 माइनस 2/3। अब काट दीजिए, देखिए 3 3 9, ये 9 कट गए, 5 से 5 कट गए। अब बचा क्या? अंदर 4 से इन्हें काट दी, 4 दूनी 8। यहाँ बचा 3/2 माइनस ये बचा 2/3। अब ऐसे गुणा करिए, 3 3 9 माइनस 4 यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 यानी बचा 5 और नीचे 2 तिया 6। तो 5/6 देखिए कहाँ दे रखा है? लास्ट वाला ऑप्शन है 5/6। इस तरह ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे देखना था, मैंने थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 पर। 66 में क्या दे रखा है? 1973 के औद्योगिक, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा जूम कर दें। 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र को, यहाँ पे खाली जगह है या उस खाली जगह में भरना है, उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। कितना रुपए भरना है यहाँ पे? 20 करोड़। करंट का प्रश्न है। वैसे तो ये यार स्टैटिक प्रश्न है, याद कर लीजिए कि 1973 की बात है। मैं तो सिलेक्टेड हूँ लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि इसमें मुझे ट्रिक आती नहीं है, इसका खुद मैं भी याद ही करता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 यहाँ पे भरना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा देता हूँ कि आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इसका अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 68 पर आ चुके हैं। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो ये कथन दिए हैं 3, इसके बाद ये 3 निष्कर्ष दिए हैं। हमको क्या करना है, इन 3 कथनों से डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखेंगे इस डायग्राम को इन इन निष्कर्षों में से कौन-कौन अनुसरण करता है या फॉलो करता है, वही वाले सही होंगे, ठीक? तब देखिए जो पहला कथन है उसको बनाते हैं, कुछ स्केच पेन इंक पेन है। तो स्केच पेन को मैं एसपी लिख देता हूँ, ये हो गया स्केच पेन। क्या कहा, एक इंक पेन है, तो यहाँ पे कुछ इनका पार्ट इंक पेन में लिख देता हूँ, ठीक, बना देता हूँ। अब क्या कहा, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, तो देखिए यहाँ पेंसिलें, यहाँ मार्कर। जो हमारा डायग्राम बना उसमें पेंसिल और मार्कर की बात हुई नहीं, तो अभी इसका छोड़ देते हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं, सभी इंक पेन मार्कर हैं। देखिए इंक पेन है, ये काय के अंदर आते हैं, मार्कर के अंदर, तो ये हो गया मार्कर, ठीक। अब फिर से पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, फिर दूसरा ऑप्शन, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं। अब देखिए पेंसिलें, पेंसिलों वाला डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये होगी पेंसिल, ठीक। तो कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, ये वाला आ गया। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बताते हैं। अब देखिए हमारा डायग्राम बन गया, तीनों हमने कथन पढ़ लिए और तीनों के हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं निष्कर्ष कौन कौन सा इसको फॉलो करता है। देखिए लिखा है, कुछ मार्कर स्केच पेन है। देखिए ये वाला मार्कर रहा, ये वाला पूरा, कुछ मार्कर स्केच पेन कौन सा, ये। तो देखिए कुछ पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो कुछ मार्कर स्केच पेन है, तो ये वाला सही है। दूसरा देखिए, कुछ स्केच पेन पेंसिलें हैं। देखिए कुछ स्केच पेन यहाँ, पेंसिल यहाँ रही, तो कोई इनका संबंध है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा गलत। तीसरा पढ़िए, कुछ मार्कर इंक पेन है। कुछ मार्कर इंक पेन है, तो देखिए कुछ मार्कर, ये पूरा पार्ट ये मार्कर का है, इसमें से देखिए कुछ पार्ट ये वाला, ये देखिए ये पार्ट जा रहा है ना, तो कुछ मार्कर इंक पेन है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। ये वाला भी निष्कर्ष सही है, यानी निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष तीसरा सही है। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया। देखिए इसका पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर, केवल निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष तीसरा पालन करता है, यही हमने निकाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा हो पीडीएफ, तो आप वीडियो की क्वालिटी 720 कर लीजिए, इससे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर जो मैं ये पीडीएफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये वाली पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सर्च करेंगे लेवल 3 एनटीपीसी, तो ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो देखिए पेट्रोलियम ही हमेशा सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, और यही ऑप्शन हमेशा सही रहेगा, ठीक। जब भी कभी भी प्रश्न आए, पेट्रोलियम ही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। 70 नंबर में क्या कहा गया है, निम्न में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा, फैट लगाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ठीक। हमेशा वसा, हमेशा। तो ये स्टैटिक प्रश्न है, इनको ऐसे के ऐसे ही आप याद कर लीजिए। इसमें मेरा कुछ बताने का है नहीं, बताने लायक, बाकी जिसमें बताने लायक रहेगा बताएंगे। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। तो इसका चुनाव आयोग करता है। इस तरह इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। देखिए प्रश्न नंबर 72 में क्या कहा गया है, अविनाश कक्षा में, थोड़ा जूम कर देता हूँ इससे अच्छे से दिखे, ये देखिए। अब यहाँ पे अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है और इरा नीचे से 7वें स्थान पर है। यदि उनके स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो अविनाश शीर्ष से
15वें स्थान पर और इरा नीचे से 11वें स्थान पर होगी। परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? तो देखिए अविनाश यहाँ ऊपर से लगाते हैं, यहाँ पर रहा ये अविनाश ये वाला, इसका है 11वां स्थान ऊपर से, तो यानी ऊपर बचे 10। अब देखिए यहाँ पे ये वाली मान लेते हैं हम इरा है, ठीक। इसका नीचे से स्थान है कैसा है 7वां, तो यहाँ 7वां है, नीचे 7वां यानी नीचे बचे कितने 6, यानी नीचे 6 है और इसके ये अविनाश लिख देता हूँ आ और ये इरा का हमने ई लिख दिया, ठीक। अब क्या कहा है यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो 11 की जगह 15 हो जाता है, यानी ये ये जो इरा है ऊपर से 15वें नंबर पर है, ठीक। तो 15वें नंबर पर है, ये 11वें नंबर पर, तो बीच में कितने हो गए? देखिए 12, 13, 14, इसका मतलब कि बीच में इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब पूछा क्या गया है? तो देखिए अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर हो जाएगा और इरा नीचे से 11वें स्थान पर। तो अब नीचे से गिनने की जरूरत है ही नहीं, हमने टोटल हमको क्योंकि परीक्षा में कुल विद्यार्थी पहचानने थे। ऊपर से देखिए अविनाश का स्थान कितना है 11वां, तो यानी 11 स्टूडेंट हो गए। बीच में इनके कितने हैं 3, ये 3 जोड़ दिए और नीचे से इरा का स्थान कितना है 7वां, तो 7 मतलब नीचे से हो गए और टोटल इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 11 21, इस तरह टोटल 21 विद्यार्थी आ जाएंगे, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 पर। देखिए थोड़ा मैं इसे जूम आउट करता हूँ। प्रश्न नंबर 73 में क्या कहा गया है? मानव रक्त का तरल भाग जिसे खाली जगह में भरना है कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा प्लाज्मा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 पर। देखिए प्रश्न नंबर 74 में क्या कहा गया? मध्यावधि परीक्षा के बाद रूपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर। यहाँ से देखिए ये रहा, यहाँ पे रहा रूपेश, रूपेश का कौन सा स्थान है 10वां, 10वें स्थान पर है, इसका मतलब ऊपर है 9 विद्यार्थी। और रचित नीचे से 21वां, तो रचित नीचे से 21वां, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये रहा, थोड़ा मैं और इसको अच्छे से बनाता हूँ, मान लेते हैं ये रहा रचित, रचित का स्थान कौन सा है नीचे से 21वां, तो यहाँ पे 21 ले लिए, यानी नीचे कितने बच्चे हैं विद्यार्थी 20, रचित कौन सा 21वां। अब देखिए क्या कहा, यदि रचित ने रुपये से बेहतर प्रदर्शन किया और 6 छात्रों के स्थान उनके बीच रहे, यानी इनके बीच में जैसे ये रहा, एक ही लाइन में देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। रुपेश का स्थान रुपये लिख दिया ऊपर से 10वां है और रचित का स्थान नीचे से 21वां, इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? बीच में क्या कहा 6 छात्रों के स्थान, तो 1 2 3 4 5 और इस तरह 6 हमने बना लिए, ठीक। अब 6 विद्यार्थी इनके बीच में है, तो देखिए अगर ऊपर से देखें तो रुपेश 10वें नंबर पे है और 10वें से ऊपर अब हम अगर 6 अंक ऊपर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9, पहले स्थान पे 9, 8, 7, 6, ठीक, 5 और 4 और 3, तो देखिए 3 नंबर पे ये जो तीसरा नंबर बन रहा है वो किसका बन रहा है? रचित का, यानी ऊपर से रचित का स्थान कौन सा है? तीसरा, ठीक। तो यानी रचित के ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? 2, तो रचित के ऊपर कुल कितने विद्यार्थी हैं? 2, और रचित कितने नंबर पर है? 21वें नंबर पर, तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 21 और 2 23, इस तरह ये 23 विद्यार्थी का हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में ना आए तो एक बार खुद भी इसे कर सकते हैं, देखिए एक बार कैसे करते हैं, हम ऐसा सेम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रूपेश इधर से देखिए ऊपर है, ठीक है, ऊपर से ये आ रहा है 10वें स्थान पर, यहाँ पे 10वां है, तो इधर इसके बच्चे 9 विद्यार्थी, ठीक। और रचित इधर से है, इधर से है, दूसरा कलर बदल लेता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं ये रहा रचित, यहाँ पे ये नीचे से, ठीक, यहाँ से 21वें स्थान पर है, तो इधर कितने बच्चे? रचित के इधर बचे 20, ठीक।
अब इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हो क्रॉसिंग कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं। अब देखिए जब ये सॉरी कौन है? अविनाश। अविनाश इधर से 10वां है तो उल्टा करके लाएँ तो इधर से ये यहाँ पे 9वां होगा कोई, यहाँ पे कोई 9वां आदमी होगा, फिर यहाँ पे 8वां होगा, फिर यहाँ पे 7वां होगा, फिर यहाँ पे 6वां होगा, फिर यहाँ पे 5वां, यहाँ पे चौथा और यहाँ पर कोई तीसरा होगा। जो यहाँ पे तीसरा है वही कौन है? वही कौन है? रचित। वो जो तीसरा है वही रचित है क्योंकि बीच में देखिए 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये रहा 6। तो 6 विद्यार्थी हमने बीच में कर लिए। यही कहा कि 6 छात्र बीच में हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वो है वो कौन बन रहा? अविनाश। तो सॉरी अविनाश नहीं रचित। किधर से? ऊपर से। ऊपर से ये बन रहा है ऊपर से बन रहा है रचित तीसरा और नीचे से बन रहा है 21वां। यानी नीचे से अगर देखा जाए तो नीचे से रचित तक 21 विद्यार्थी हैं, ठीक? और रचित के आगे कितने विद्यार्थी बचे? 2 क्योंकि रचित ऊपर से तो तीसरा है ना, तो बच्चे कितने आगे? 2 तो 2 वो और नीचे से 21वां वो है, तो कुल हो गए 23 विद्यार्थी, ठीक? इस तरह इस प्रश्न का 23 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 पर। प्रश्न नंबर 75 में क्या दे रखा है? थोड़ा मैं ज़ूम करूँ। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? जैसे ये रहा आयत। देखिए ये वाली मान लीजिए लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेगी, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी। अगर ये चौड़ाई बी है तो ये भी चौड़ाई बी रहेगी। अगर कोई परिमाप पूछे तो देखिए इस भुजा की माप, इस भुजा की माप, इस भुजा की माप और इस भुजा चारों भुजाओं की माप को हम जोड़ लेते हैं यानी 2l प्लस 2b ये हम लिख लेते हैं 2l प्लस b। ठीक ये वाला आयत का परिमाप होता है। l क्या होता है? इसकी लंबाई, b क्या होती है? चौड़ाई। अब अब हम सवाल को हल करते हैं। हमने आपको समझा दिया। अब देखिए और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल भी बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आयत रहा तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी L इंटू बी, ठीक? ये वाला रहेगा क्षेत्रफल। अब हम देखिए सवाल को हल करते हैं। क्या है? लंबाई और चौड़ाई दी नहीं गई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। इसकी भुजाओं का अनुपात यानी लंबाई 13 और चौड़ाई 5। तो देखिए हम लंबाई मान लेते हैं इसकी, मान लेते हैं हम 13 13 13 एल मान लेते हैं, ठीक? और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? चाहे कुछ भी आप मान लीजिए 5 एल क्योंकि बराबर एक जैसा मानना पड़ेगा, अनुपात में है तो। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 13l गुणा 5l कितना है? 260 मीटर स्क्वायर को लिखने की जरूरत है नहीं। अब 13 दूनी 26 इन्हें काट देते हैं बच्चा 20 और 5 चौक 20 यानी एल स्क्वायर बराबर 4 तो एल का मान हो गया 2। यानी अब लंबाई कितनी होगी? एल बराबर यहाँ पे 2 रख देंगे तो लंबाई हो जाएगी 13 दूनी 26। यहाँ पे लिख देते हैं एल लंबाई हो गई 26 और चौड़ाई कितनी आ गई? सही से लिख दूं चौड़ाई चौड़ाई का मान हो गया 5 दूनी 10 यानी उस आयत की लंबाई 26 और चौड़ाई 10 है। अब हमको क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप में क्या करते हैं? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यही करते हैं। तो लंबाई 26 है, चौड़ाई 10, 26 10 36, 36 की 2 में गुणा कर देंगे कितनी आ जाएगी? 72। तो इस तरह आयत का परिमाप आ जाएगा 72 यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। देखिए प्रश्न नंबर 76 में क्या कहा गया है? देखिए ये बहुत ट्रिकी सवाल है, वैसे आसान है, अगर नहीं आता तो होगा नहीं एग्जाम में। जब 68 92 7105 और 75 31 को महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या करना है? इन तीनों को मासा निकालना है। तो देखिए मासा निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक बता देते हैं। अगर इस तरह की कोई वैल्यू 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितनी वैल्यू दे रखी है उनका महत्तम संख्या की बात कर दी जाए तो हमको इसका मतलब मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
कि इस तरह से जितनी वैल्यू दे रखी हो उनमें कोई दो छोटी-छोटी वैल्यू का अंतर निकाल लीजिए, वही उनका मासा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है 7105 में से 6892 आप घटा देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 213। यही इन तीनों का मासा है। आप चेक करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है, आप 213 से इन तीनों को भाग करके देखिए। अगर आप इन तीनों को भाग करेंगे तो समान शेषफल आएगा। मैंने भाग करके देखा, इसका शेषफल तीनों का 76 ही आएगा। ठीक, तो इनका मासा कितना हो गया 213। कोई भी सवाल रहे, दो सबसे छोटी वैल्यू का अंतर निकाल लीजिए। ठीक, इनका मासा हो गया। अब मासा का क्या पूछा है, जो मासा निकला उसके अंकों का योग, यानी 2, 1, 3 को जोड़ना है। तो 2, 1, 3 और 3, 6, यानी इस तरह इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 6 सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। कहा गया है, दो कथन ए और बी दिए गए हैं, दोनों कथनों के बीच कारण और प्रभाव का संबंध हो सकता है। ये दोनों कथन या तो किसी एक उभयनिष्ठ कारण या स्वतंत्र कारणों से प्रभाव हो सकते हैं। ये कथन बिना किसी संबंध के स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कथनों को पढ़ना है और कौन सा इसके लिए सही विकल्प रहेगा वो चुनना है। तो देखिए कथन क्या है, केबीसीएल ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। दूसरा है, अलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। तो देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है, बी कारण है, क्योंकि जब तेल अलायंस ने क्या किया, खरीदने का मूल्य बढ़ाया तो केबीसीएल ने सोचा हम इसको बेच देते हैं। ठीक, तो यानी बी कारण है, ए प्रभाव है। तो इस तरह इस प्रश्न का बी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 पर। प्रश्न नंबर 78 में कहा गया, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस लौटने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। देखिए इस तरह के सवाल को क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि राजू या कोई भी व्यक्ति शांत जल में नाव किस चाल से चलाता है। देखिए अगर धारा की दिशा में नाव जाती है तो हमेशा नाव की टोटल चाल जो होती है वो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाती है। अगर विपरीत दिशा में जाती है तो नाव की शांत जल में चाल माइनस धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसी को लेकर हम हल करते हैं। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखिए यहाँ पे समय दे रखा है 7, 7.5 घंटा। समय बराबर दूरी कितनी चलता है 150 किलोमीटर बटे चाल। चाल कितनी है, क्या कह रहा है, धारा की दिशा में। ठीक, धारा की दिशा में, यही लिखा ना धारा की दिशा में। तो चाल कितनी, हमको चाल नहीं पता तो मान लेते हैं हम चाल x है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ऐसे हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 75 दूनी 150। अब x बराबर आ गया 10 दूनी, x की इधर गुणा कर देंगे और 10 की इधर तो हो जाएगा 20। अब ये जो चाल आई है ना 20, ये पता कौन सी चाल है, ये वो है कि नाव शांत जल में जो चाल से चल रही है प्लस धारा की चाल, क्योंकि इसी का हमने मान ही रखा है। तो यानी इस चाल में धारा की चाल भी सम्मिलित है। अब धारा की चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी नाव की शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, 5 कम कर दें तो x बराबर आ जाएगी, x बराबर नहीं, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, सॉरी। x तो क्या है, x क्या है, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। तो अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तब कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या गया है, समान समय में, यानी धारा समय कितना लगे, 7.5 घंटा ही लगे। राजू को वापस लौटना है, वापस लौटना मतलब धारा की विपरीत दिशा में चलना है। तो अगर धारा की विपरीत दिशा में चलना है तब यहाँ जो चाल शांत जल में है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या रह जाएगी, विपरीत दिशा में चलेगा तो 5 यहाँ से कम होगी, तो विपरीत दिशा में चाल रह जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा राजू की चाल रह जाएगी अगर विपरीत दिशा में चलेगा। लेकिन अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी तब उसको समय कितना लगेगा, 150 किलोमीटर दूरी है तो 10 के हिसाब से चलेगा तो कितना लगेगा, 15 घंटा। 15 घंटा, लेकिन लगना कितना चाहिए, 7.5 घंटा। सवाल कह रहा है कि समान समय में, यानी 7.5 घंटे में लौटना है। तो इसका मतलब चाल कितनी रहनी चाहिए, यहाँ पे अगर 10 के हिसाब से 15 आ रहा है, अगर यहाँ पे हम 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 7.5 घंटा आएगा।
यानी विपरीत दिशा में चाल जो रहे वो कितनी रहे, 20 रहे। विपरीत दिशा में चाल 20 रहनी चाहिए। धारा की चाल घटने के बाद और घटने से पहले फिर कितनी होनी चाहिए, 20 प्लस 5, यानी तब चाल कितनी रहनी चाहिए, 25। यानी अगर नाव की चाल वो शांत जल में 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा, शांत जल में 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा, तो उसकी चाल क्या बचेगी, बचेगी केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। क्योंकि जो विपरीत दिशा में चल रहा है तो धारा की चाल जो है 5, ये कम हो जाएगी 25 में से, तो क्या रह जाएगी, केवल 20। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है, यहाँ पे जो पूछा है ना, राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, यानी शांत जल में नाव की चाल पूछा कितनी होनी चाहिए, तो शांत जल में नाव की चाल 25 होनी चाहिए, जिससे कि विपरीत दिशा में चले तो 5 कम होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाए और 150 किलोमीटर दूरी चलने में उसे 7.5 घंटा लगे। तो ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस सोचना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप इसे एक दो बार और पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, तैरते हुए दीप फुमदीस फुमदीस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है, तो ये लोकटक झील क्या है, ये लोकटक झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, तो 21-22 में उत्तर प्रदेश का रहा, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 पे हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 81 से दिखाते हैं आपको। क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ऐसे लिखिए, ए 10 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। एक की कार्य क्षमता कितनी है, 10 दिन में कोई कार्य को वो कर सकता है। ठीक, इसको भी यहीं पे रखिए। अब बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी 25% अधिक है, तो बी का मान लिख देते हैं 125, और तो ए कितना बचा, 100। अब काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी ए की कार्य क्षमता है 4, तो बी की कार्य क्षमता है 5। अब ए जिस कार्य को 10 दिन में करेगा, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बताना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जब 4 की कार्य क्षमता से ए कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, तो एक की कार्य क्षमता से, एक क्षमता से कितने दिन में करेगा, 10 गुणा 4 यानी 40 दिन में। तब 5 से निकालना है कि 5 अगर क्षमता रहे, क्योंकि बी का निकालना है, बी की क्षमता 5 है, तो 5 से अगर निकालना है तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे और यहाँ 5 से भाग। क्यों, क्योंकि जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो यहाँ पे दिन कम हो जाएंगे, तो यहाँ से 5 दूनी 10, अब क्या बचा, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में, यानी बी उस कार्य को 8 दिन में कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस सही लगाना चाहिए। ठीक है, फिर से बताते हैं क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन ए की क्षमता कितनी है हमको नहीं पता। क्या बताया गया है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी अगर 125 काम कर सकता है तो ए कितना करेगा, 100। अब इन्हें काट देंगे, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी ए की कार्य क्षमता 4 है, तो बी की कितनी है, 5। यानी ए अगर एक दिन में 4 काम करेगा, तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक, जब 4 की क्षमता से वो 10 दिन में कार्य करता है, जब 4 की कार्य क्षमता से 10 दिन में कार्य करता है, तो अगर एक क्षमता रहे तो कितने दिन में कार्य करेगा, 10 गुणा 4, तो वो 40 दिन में करेगा। अब अगर 5 की क्षमता से निकालना है, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 5 से भाग, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो यानी बी। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर 4 की क्षमता से 10 दिन में कर रहा है, तो 5 की क्षमता से 10 से कम ही दिन में आंसर आएगा, तो कितना आ रहा है, 8। ठीक, तो इस तरह प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 पर। इसमें क्या कहा गया है, 72 डिवाइड बाई 4। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, अंदर वाली ब्रैकेट पहले हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 4 गुणा, अंदर क्या बचा, 8 गुणा 4 माइनस, और 14 माइनस 19 क्या बचेगा, माइनस का 5, और बाहर माइनस लगाते तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक, अब 8 चौक 32, 5 37, अब यहाँ पे लगा गुणा। अब ये 72 को हम
ये 4 है ना, 4 को ले आएँगे बट्टे में और ये वाला गुणा यहाँ पे आ गया, ठीक? अब 4 18 चौक 72, अब 18 गुणा 37 बच रहा है। 18 की 37 में भाग कर गुणा करिए, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 के 6 यहाँ से लगे 12, 18 तिया 54 और 12 हो गए 66। तो इस तरह इसका 666 वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 में क्या कहा गया है? देखिए इनको जोड़ना है लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे? पॉइंट के बाद देखिए हर जगह देखिए सबसे बड़ी क्या है? पॉइंट के बाद 4 अंक। तो इसी को लिखिए पहले। क्या लिखेंगे? इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। 919 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने 4 हैं? तो पॉइंट के बाद 4 जीरो 1 2 3 4। अब इसके नीचे इसी हिसाब से लिख दीजिए। देखिए ये रहा, इधर से जोड़ लेते हैं 9.019। अब देखिए इसके आप पीछे जीरो नहीं है ना, जीरो अपने आप लगा लेंगे, ठीक? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ अब इसे लिखेंगे तो 0.919 फिर जीरो लगा लिया, ठीक? आगे क्या करेंगे? अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर जीरो लगा लेते हैं, ठीक? यहाँ पे 9, ये वाला जीरो इनके आगे लगाया, ये वाला 0.919, ठीक? अब ये रहा 9 और 0.0019, ठीक? अब इन्हें जोड़ लीजिए, तब जोड़ेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 9 18 19 के 9 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 आ जाएगा। अब क्या बचा? यहाँ पे 9 आ जाएगा पॉइंट, 9 9 18 9 3 27 के 7 आ जाएगा, हासिल लगे 2 2 1 3 और 9, तो 937.9399, ठीक? इस तरह इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है? थोड़ा जूम करें, ठीक है। आयोग द्वारा दिए गए प्रश्न है तो इसका थोड़ा फॉन्ट खराब रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 की कर लीजिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्या कहा गया? देखिए, किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 9, ए ई बराबर 12 तथा ई डी बराबर 4, तो जीवा सी डी की लंबाई कितनी है? देखिए ऐसे आपको समझ में हो सकता ना आया हो, मैं चित्र बना देता हूँ। जैसे ये रहा वृत्त, ठीक? इसकी ये वाली जीवा रही और इसकी ये वाली जीवा रही। क्या कहा गया? देखिए एक जीवा ए और बी, दूसरी कौन सी जीवा? सी और डी। अब क्या कहा गया है? बिंदु ई पर मिलती है, यहाँ पर ये दोनों मिलती हैं ई पर, ठीक? यदि ए बी बराबर 9, यानी ये वाली लंबाई, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, इससे अच्छा दिखे। ये वाली लंबाई होगी 9 अंदर अंदर वृत्त के, ठीक? यहाँ पे 9 और ए ई बराबर 12, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी ए से लेकर ई तक 12 है, तो अंदर अगर 9 है तो बाहर कितनी बची? 3, ठीक? 9 3 12 हो गई। अब देखिए ए ई बराबर 12 कर लिया, अब ई डी बराबर 4, यानी इतनी लंबाई यहाँ से लेकर ये हो गई 4, ठीक? अब क्या है? सी डी की लंबाई, यानी ये वाली लंबाई हमसे पूछी गई है। तब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका फार्मूला लगाएंगे हम। देखिए ये क्या होगा फार्मूला? ए ई, ए ई गुणा बी ई, ठीक है? पूरी वाली जीवा, ये वाली पूरी जीवा गुणा बी ई बराबर किसके आएगी? सी ई, सी ई, ये वाली पूरी गुण सी ई गुणा डी ई, डी ई। अब जो जो मान दे रखा है उसका रख दीजिए। ए ई का मान कितना है? 12, तो यहाँ पे रखेंगे हम, इधर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ इधर लिख लेते हैं, ठीक? कैसे लिखेंगे? ए ई का मान हो गया 12, सॉरी, ए ई का मान हो गया 12 गुणा बी ई का मान 3 बराबर सी ई का मान पता नहीं है, तो सी ई हम सी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक? अब डी ई का मान कितना है? 4 गुणा, अब देखिए 4 से काट दे, 4 तिया 12 और इधर हो गया 3 तिया 9। अब इन तीन दोनों गुणा हो जाएगी, तो 9 बराबर कितना हो गया? सी ई। अब 9 सी ई, यानी यहाँ से लेकर, कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया? 9। लेकिन इतना क्या है? इतना 4 दे रखा है। पूछा कितना है? सी डी, पूरे का तो 9 आ गया, पूछा केवल सी डी। सी डी और आप फिर कितना बचेगा? 9 में से ये 4 घट जाएगा, बच्चा कितना? केवल 5। तो इसका 5 इस तरह ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आपको सूत्र बस याद रखना है, जैसे यहाँ पे वृत्त हो गया, ये वाला ऐसे मिला दिया, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए,
यहाँ पे ई पर मिल गई तो सी, और यहाँ पे डी, तो ये वाली 4 दे रखी है, पूरी 12 दे रखी है, तो अंदर की 9 दे रखी है, तो ये बचा 3। तब क्या करना है, ए ई, इस ए यानी पूरी लंबी जीवा, ए ई, ए ई गुणा बी ई बराबर करना है सी ई गुणा डी ई। ठीक, इसको यहाँ पे जो जो मान रखे रख दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। प्रश्न नंबर 85 में कहा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? 3.3 पेटा फ्लॉप्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। विंडोज 10 में सिस्टम खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है अल्ट प्लस टैब। कंप्यूटर का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुद बांध कहाँ पे है? महानदी पे, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को बढ़ा रहे हैं आगे, कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। अब इसमें देखिए, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर दो, तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक और माध्यिका का अंतर दो रखा है, दो दे रखा है। अब देखिए, ये सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। क्या दे रखा है? बहुलक और माध्यिका का अंतर। देखिए, बहुलक को ऐसे में बार लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे 3 गुणा माध्यिका है ना, तो केवल एक माध्यिका इधर ले आते हैं। ठीक, माध्यिका, एक माध्यिका दे, इधर क्या बचा? 2 गुणा 2 माध्यिका, 2 गुणा माध्यिका बचा, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक, अब देखिए, बहुलक माइनस माध्यिका का मान क्या दे रखा? 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। अब इधर क्या बचा? इधर बचा, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? माध्य का ले लिए, तो क्या बचा अंदर? माध्यिका, माध्यिका माइनस माध्य। ठीक, माध्यिका माइनस माध्य, इधर क्या बचा? बहुलक माइनस माध्यिका का मान 2, तो 2 से 2 काट दीजिए, एक बराबर, इधर क्या बचा? माध्यिका माध्यिका माइनस माध्य। ये क्या गया? माध्यिका और माध्य का अंतर क्या गया? 1। तो यही 1 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 पर। प्रश्न नंबर 89 में क्या पूछा गया है? किस राजनेता को मीर जाफर ओ अन्य अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर, ये करंट का प्रश्न है, जरूरी नहीं है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टैटिक प्रश्न याद रखिए, करंट के प्रश्न बदलते रहते हैं। इसमें क्या कहा गया? निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडोज में मौजूद मान्य विकल्प, छोटा कर दें, मान्य विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इफेक्ट्स। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इसे याद कर लीजिए, स्टैटिक प्रश्न है, बदलेगा नहीं। प्रश्न नंबर देखिए कितना है? 91। 91 में क्या दे रखा है? यहाँ पे एक बार पढ़िए, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक, तो इस तरह हमको रखना है। किसको रखना है? जो नीचे दे रखा है उसको। उसके बाद सवाल, अब नीचे क्या दे रखा है? तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का बी से क्या संबंध है? तो देखिए, अब ये जो है ना, ये व्यंजक, इसको हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे? पी एट द रेट क्यू, यानी ए एट द रेट बी का है, मतलब ए बी का पति है, यानी यहाँ पर पी क्यू का पति है। तो हम कैसे बनाएंगे? पी पति है क्यू का, देखिए यहाँ पे ऐसे हमने क्या कहा? महिला को माइनस, पुरुष को प्लस लगा लेंगे, पति पत्नी रहेंगे तो इस तरह से। ठीक, और क्यू डॉलर यू का मतलब हो गया कि देखिए, क्यू डॉलर यू का मतलब हो गया ए बी की माँ है, यानी क्यू यू की माँ है, तो ये हो गई यू की माँ। ठीक, अब देखिए, यू बराबर आर का मतलब क्या होगा? ए बी भाई है, यानी यू और आर भाई है, ए बी का भाई है, यानी यू आर का भाई है, तो यानी यू प्लस हो गया, और आर का पता नहीं। ठीक, महिला है कि पुरुष।
अब देखिए आर परसेंटेज एस का मतलब है ए बी की पत्नी, यानी आर पत्नी है एस की, तो ये हो गई महिला, किसकी पत्नी है एस की, ठीक। ऐसे बना देंगे, आर पत्नी होगी एस की। अब क्या दे रखा है एस हैज बी, इसका मतलब ए बी का पिता है, यानी एस पिता है, तो एस पुरुष हो गया, किसका पिता है बी का, ठीक। अब जो बेटा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं। अब अब देखिए क्या दे रखा है, तो पी का बी से क्या संबंध है, तो देखिए पी कौन है बी का, देखिए बी का पिता कौन है एस, और बी की मम्मी कौन है आर, मम्मी का भाई हुआ यू मामा, यानी बी का मामा ये हुआ यू, तो और यू का पिता कौन, यू की माता कौन है ये क्यू, तो यानी ये अगर ये इसका ये देखिए माता है, तो माता भाई मामा हुआ, और मामा की माता कौन है क्यू, तो यानी बी की नानी हो गई क्यू, और तो फिर पी कौन हो गया बी का नाना, यानी पी बी का नाना है, ठीक। तो देखिए पी बी का नाना कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, कहाँ किया था, वर्धा में, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, तो गंगा गंगा वाला है, इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए स्टैटिक प्रश्न है, इनको याद कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक रही, तो ये उर्दू वाला, ठीक। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जनदर कितनी थी, तो वैश्विक जनदर 2020 में कितनी थी, 17.98। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है, तो यूराल, यूराल को एशिया और यूरोप की बीच की सीमा माना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 97 पर, छह संख्याओं का औसत 16 है, देखिए अगर छह संख्याओं का औसत 16 है, तो छह संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 16 गुणा 6 बराबर 96, टोटल छह संख्याओं का योग कितना हो गया 96। अब आगे देखिए, उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत 17, तो यानी संख्या कितनी बची 5, औसत कितना उनका 17, तब योग कितना हुआ 17 पंजे 85, ठीक। तो छोड़ी हुई संख्या कितनी, यही पूछा गया, निकाली की संख्या क्या है, तो अब देखिए पहले 16 संख्याएं, पहले 6 संख्याएं थी, तो उनका औसत 16 था, अगर औसत की संख्याओं की संख्या से गुणा कर दो, जैसे औसत 16 है और 6 संख्या से गुणा कर दोगे तो टोटल संख्याओं का योग निकल जाएगा कितना 96। इसी तरह जब आगे 17 बचा है औसत और संख्या कितनी बची 5, उसने कहा ना एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाए, संख्या कितनी बची 5, तो औसत कितना है 17, तब इनको योग कितना आया 85। अब पूछा गया है जो छोटी संख्या थी वो कौन थी, तो कैसे निकालेंगे, 96 में से 85 घटा देंगे, तो एक और एक 11, क्या बच्ची, तो हमने मतलब 11 को छोड़ दिया है, ये कहा ना एक संख्या को निकाल दिया जाए, तो 11 को निकाल दिया गया, ठीक। इस तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, अगला वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, थोड़ा जूम आउट करें, ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और चौथे पद का तीसरे पद से है, ठीक। तब देखिए हम 100 तक करेंगे इस वीडियो को, उसके बाद फिनिश करेंगे, दो प्रश्न और बच्चे हैं। देखिए शुगर को 11 लिखा गया है, तो शुगर को आप लिखिए, शुगर कैसे लिखा गया है, देखिए शुगर का 19 होता है इसका, यू का वैल्यू होती है 21, जी की होती है 7, ए की वैल्यू होती है 1, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू होती है 18। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इनका आ जाएगा 66। अब क्या किया गया 66 को 6 से भाग कर दिया गया तो कितना बन गया 11। इसी तरह पायलट, अगर पायलट के आप जोड़ेंगे, पायलट की देखिए पी की वैल्यू होती है 16, आई की वैल्यू 9 और आई एल की वैल्यू 12 और ओ की पोजीशन वैल्यू 15 और टी की पोजीशन वैल्यू 20, सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना बन जाएगा 72, इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 72, 72 को फिर से 6 से भाग करेंगे तो बचेगा 12।
ठीक इसी तरह होटल को अगर आप लिखेंगे इनकी पोजीशन वैल्यू, तो एच का मान होता है 8, ओ का मान होता है 15 और टी की 20 और ई का 5 और एल का 12, इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 60। 60 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10, यानी सबको 6 से डिवाइड किया गया है, उनकी पोजीशन वैल्यू को जोड़कर 6 से डिवाइड कर दिया गया, तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह अब 99 वाला कर लेते हैं जल्दी जल्दी। छोड़िए, अब हम इस प्रश्न को, थोड़ा ये बड़ा है, अब हमने 98 तक कर लिए हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तीसरे पार्ट में हम लाएंगे लास्ट के 22 प्रश्न। देखिए 99 और 100 और आगे के 20, 120 प्रश्न रहते हैं। इसमें हमने 98 तक कर लिया, 22 प्रश्न बचे हैं, वो कल के वीडियो के पार्ट में लाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय हिंद।